नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज हमेशा की तरह 3 प्रश्न। क्या पेगासस का सच कभी सामने आएगा? दूसरा, क्यों एमएलए का निष्कासन गैर कानूनी है? और तीसरा, अमित शाह जब अपराध की बात करते हैं तो किसका नुकसान करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करें पेगासस का सच क्या सामने आएगा। लेकिन उसके पहले आपसे एक आग्रह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें एक मेंबरशिप ऑप्शन है जिसमें आप हर महीने थोड़ा एक हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। अगर उस मेंबरशिप ऑप्शन को क्लिक करके हमें कुछ आर्थिक सहायता का हर महीने का प्रोविजन करिए। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वन टाइम मदद भी आप कुछ कर सकते हैं। अब जैसे बात हम पेगासस की करें, अभी एक नई एकदम से कंट्रोवर्सी कह लीजिए या फिर से एक चर्चा जोर पकड़ ली, क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट छपी और न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट को फिर हिंदुस्तान में दी वायर ने कैरी किया ठीक से, क्योंकि वायर भी उस कंसोर्टियम का हिस्सा था जिसने पेगासस स्पाईवेयर के साथ इसमें सब जांच पड़ताल की थी। उस रिपोर्ट के अनुसार, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, 2017 में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाते हैं और उस समय इजराइल से हम एक 2 अरब डॉलर का एक डिफेंस डील करते हैं और उसी के तहत पेगासस स्पाईवेयर खरीदा जाता है। उस रिपोर्ट में ये कहना है। और जब प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए थे तो वो हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी। उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भी हिंदुस्तान आए थे और ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी है उसने साफ-साफ बताया कि इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने पेगासस को पोलैंड, हंगरी और इंडिया को बेचा है। उसने उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एफबीआई ने भी पेगासस खरीदा था, उसकी कुछ टेस्टिंग की, लेकिन अब उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको पेगासस से क्या के अलावा जो हमारे कहीं विदेशी नीति का है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। इंडिया ने 2017 में अपनी जब घोषित नीति की थी तो पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे। इन सारे सालों में हम पैलेस्टीन और इजराइल के जो कश्मकश थी, जो उनकी खींचतान थी, उसमें हम पैलेस्टीन के साथ हरदम खड़े हुए दिखाई दिए थे और हमने 2017 तक पैलेस्टीन से दोस्ती की भी बात की थी। लेकिन 2019 में, इस डील के बाद 2019 में जब हमने इजराइल के सपोर्ट में यूएन में वोट दिया था जिसमें पैलेस्टीन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर की स्टेटस ना दी जाए, वो पहली बार हम ऑफिशियली पैलेस्टीन के अगेंस्ट एक तरह से खड़े हुए दिखाई दिए थे जुलाई 2021 में। अच्छा, अब पेगासस का क्या हुआ ये आपको याद दिलाने के लिए, जुलाई 2021 में भारत में ये खुलासा हुआ कि नेताओं, पत्रकारों, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं, एक्टिविस्ट, इन सब के ऊपर पेगासस के थ्रू जासूसी हो रही है, उनके फोन में पेगासस लगा के। अब क्योंकि एक इजराइल में ये कहा गया था कि ये जो पेगासस है वो केवल किसी सरकार को ही बेचा जा सकता था और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती थी, बना तो प्राइवेट कंपनी रही थी लेकिन वो इजरायली सरकार के थ्रू किसी सरकार को ही बेचती थी। इस पर हिंदुस्तान में सरकार के ऊपर जासूसी करने का आरोप लगाया गया। सरकार के मंत्रियों ने, बीजेपी के वो जो स्पोक्स पर्सन थे, इन सब के द्वारा बिल्कुल जोरदार ढंग से इसका डिनायल हुआ और कहीं कहीं कुछ गोलमोल तरह का जवाब भी दिया गया। ये मामला फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट गया। अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार स्पष्ट जवाब नहीं दे रही थी, वो कुछ घुमा फिरा के कर रही थी और जिसमें काफी सख्त टिप्पणियां की थी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने। और अंत में 27 अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति का गठन किया जिसको हेड किया रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन ने और उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जांच समिति इस पे काम कर रही है। वो उस कमेटी का अभी तक क्या हुआ, उसकी क्या जांच रिपोर्ट आई, अभी तक पता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे दुनिया में यह सब तरफ खुलासा होता जा रहा है कि पेगासस को बेचा गया था और हिंदुस्तान में उसका अब यूज हुआ, मिसयूज हुआ, अब्यूज हुआ, क्योंकि सरकार तो डिनाई कर रही है, सरकार कह रही है हमने तो उसका नहीं किया, या गोलमोल जवाब देती है।
तो वो अभी देखने वाली बात होगी और इंटरेस्टिंग होगा आने वाले समय में कि सरकार की जब मतलब ये जांच समिति कहां तक पहुंचती है, क्या पता करती है कि निजता का उल्लंघन कितना हुआ था, इत्यादि इत्यादि। और हम पैलेस्टीन को छोड़ के इजराइल के ज्यादा पास खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग आ जाएं दूसरी बात पे। दूसरी बात है कि क्या जो किसी एमएलए का निष्कासन गैर कानूनी है और क्यों गैर कानूनी क्या है? आपको याद दिला दें 5 जुलाई 2021 में महाराष्ट्र के असेंबली में बीजेपी के कुछ एमएलए ने हंगामा किया। उस हंगामे को रोकने की कोशिश की गई, स्पीकर ने मना किया, लेकिन अंततोगत्वा 12 एमएलए को 1 साल के लिए महाराष्ट्र असेंबली के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। अब ये सारे जो एमएलए थे, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, ये सुप्रीम कोर्ट आ गए इस निर्णय के खिलाफ, क्योंकि भाई जो हमारी न्यायपालिका है वो सारा कुछ काम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के दायरे में होके चल रहा है कि नहीं, ये उसका काम है देखना। क्योंकि जो लेजिस्लेचर है जो वो भी इस दायरे में है कि नहीं, ये करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आध दिन पहले महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र सदन के विधानसभा के इस फैसले को रद्द किया। और रद्द ही नहीं किया, उसने अपने फैसले में बहुत सख्त बातें लिखी। उसने कहा ये गैर संवैधानिक था, ये गैर कानूनी था, और उसने कहा ये इर्रेशनल था। इर्रेशनल की मुझे एग्जैक्ट हिंदी बहुत नहीं मिल रही थी, मुझे लगा वो इर्रेशनल था, ये उस फैसले में लिखा गया। और फिर उसने उस फैसले को समझाया है पूरी ठीक से। 3 जज की खंडपीठ थी, 3 जज बेंच थी। उसने कहा है कि किसी भी मेंबर को आप उसके खराब आचरण के लिए, स्पीकर का ये राइट है, हाउस का ये राइट है कि भाई आप उस दिन कहिए कि नहीं आप बाहर जाइए, और उसको बाहर जाना पड़ेगा। ये आप बहुत देखते होंगे, पहले बहुत कॉमन था, अब नहीं होता है। अब तो लोग सीधे स्पीकर अपना निष्कासित कर देता है। पहले मार्शल उठा के उसको ले जाने का और ये सब बहुत कॉमन चीजें हुआ करती थी पहले। तो उसको उस दिन की कार्रवाई से कहा जाता है कि अब आप इस कार्रवाई में आज नहीं उपस्थित होंगे। अब वो एक सेशन चल रहा होता है। अब मान लीजिए दूसरे दिन आके उसी सेशन के दौरान अगर वही मेंबर दोबारा वही हरकत करता है, इनडिसिप्लिन करता है, तो स्पीकर को और हाउस को ये राइट है कि वो उसको सस्पेंड कर दे, लेकिन लिमिटेड टू दैट सेशन। क्योंकि अगर बहुत खराब आचरण है, मान लीजिए उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो बिल्कुल भी असंवैधानिक है, अमर्यादित है, अनपार्लियामेंटेरियन है, वो नहीं करना चाहिए हाउस की स्पिरिट के हिसाब से, तो जो स्पीकर और हाउस है उनको उनकी सदस्यता को खत्म करने का भी अधिकार है। मतलब सस्पेंड नहीं, एक्सपेल करने का भी अधिकार है। अब इसका रैशनल समझ लीजिए कि क्या है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने किस उसमें इसकी बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया, और ये आपके और हमारे समझने के लिए भी आवश्यक है कि जो एक विधानसभा का सदस्य या कोई भी निर्वाचित सदस्य, केवल विधानसभा नहीं लोकसभा में भी लागू होता है, एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो कानून है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी क्षेत्र का नॉन रिप्रेजेंटेशन 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये आप समझ लीजिए इस बात को। इसीलिए अगर आपको वो हो कि 6 महीने के अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिजाइन कर देता है, कोई एक्सपेल किया जाता है, इत्यादि इत्यादि, तो 6 महीने के अंदर प्रावधान है कि आप उसका इलेक्शन करके फिर से नए प्रतिनिधि का चुनाव कर लीजिए। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी कंस्टिट्यूएंसी का नॉन रिप्रेजेंटेशन 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, पहला। दूसरी चीज, एक और चीज समझ लीजिए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को किया। अब ये जो 6 महीने की बात है, 1 साल की, एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। लोकसभा का स्टैंडर्ड है कि उनका एक बजट सेशन, एक विंटर सेशन, एक मॉनसून सेशन, एक विंटर सेशन, 3 होते हैं। लेकिन फिर भी एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच का 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो 6 महीने की बात कही। अब क्या है कि उन्होंने कहा कि मैक्सिमम कहीं पे आप 6 साल के लिए, 6 महीने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा आप कर रहे हैं तो आप असंवैधानिक लें कि उस जो कंस्टिट्यूएंसी है उसका नॉन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। अच्छा, 1 साल का सस्पेंशन ये ऑर्डर में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने,
का सस्पेंशन इज वर्स देन निष्कासन। उन्होंने कहा कि एक्सपेल करने से ज्यादा खराब है ये 1 साल का एक्सपेंशन, क्योंकि अगर आप 6 महीने के लिए किसी को, अगर आप किसी को निष्कासित कर देते हैं तो 6 महीने के अंदर वो सीट को फिर से भर दिया जाता है। इसी कारण जो सस्पेंशन है वो अनरीजनेबल है, इर्रेशनल है और आर्बिट्ररी है, ये उन्होंने साफ साफ लिखा है। मैं यहां तक और बिल्कुल सिर माथे पे ये बात, और ये अच्छी व्याख्या की है, अच्छे ढंग से समझाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सदन को चलाते हैं, जो भी स्पीकर हैं, उनको भी ये बात ठीक से समझ लेनी और पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि अभी पिछला जो विंटर सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें 12 राज्यसभा के सांसदों को फॉर देयर एक्ट, उनके एक खराब आचरण जो उन्होंने मॉनसून सेशन में किया था, पिछले सेशन में किया था, उसके लिए इस सेशन में उनको सस्पेंड कर दिया गया फॉर द होल सेशन। तो स्पिरिट समझिए, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक सेशन से ज्यादा नहीं, ये कहीं भी कई जगह है कि आप उस सेशन, एक सेशन से ज्यादा नहीं। अब ये जो चालाकी वाला, एक जो बीजेपी को लगता है ना कि वो बहुत चालाक है, आप चालाक हो सकते हैं, लेकिन आप जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है ना, उसको मार डाल रहे हैं। तो ये वाला, वो तो बात मैंने आपको बता दी, बिल्कुल ठीक है, और महाराष्ट्र सरकार को मतलब वापस विधानसभा में उन लोग जाएंगे और अब नॉर्मल फंक्शन करेंगे। लेकिन यहां पे जो राज्यसभा में हुआ कि फॉर अ कंडक्ट जो मॉनसून सेशन में था, उसको मॉनसून सेशन के साथ उस कंडक्ट का भी मियाद खत्म हो जाती है, लेकिन उसको आप ले आए विंटर सेशन में, और विंटर सेशन में उनको वो पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से अगर ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाए और कोई बात करे, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट इस पे भी अपनी राय ऐसी ही देगा जैसा उसने महाराष्ट्र सरकार वाले में दिया। अब बात करते हैं कि अमित शाह साहब जब अपराध की बात करते हैं, अच्छा एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अमित शाह साहब थोड़ा साफ साफ बात करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमित शाह ही थे जिन्होंने नेता होते हुए भी उन्होंने कहा था कि वो जो 15 लाख की बात थी, उन्होंने कहा था मोदी जी के लिए कि वो तो ये सब जुमला है, इलेक्शन का जुमला है, हमने जुमला मोदी जी ने कर दिया था। इसमें उन्होंने ईमानदारी से साफ साफ बात कही थी। और अगर आपको याद हो तो वो आईटी सेल वालों को जब वो ट्रेनिंग दे रहे थे 4-5 साल पहले, तो वहां पे भी उन्होंने कहा था कि अगर वो कोई झूठ हो तो आप लोग, इशारों इशारों में कहा था फैला, और उसमें उन्होंने मुलायम सिंह को, अखिलेश यादव ने थप्पड़ मारा, ये सब उन्होंने उस समय कोट किया था, याद है ना। अब वो क्या कर रहे हैं, अभी वो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। उस दौरे की फोटो तो आप देख लीजिएगा, उसमें कहा इलेक्शन कमीशन की जो भी नॉर्म्स है उसकी कितनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका तो कोई वो ही नहीं है। पूरे उसमें केवल हमारे अमित शाह साहब बिल्कुल ये वो तय किए रहते हैं कि मैं तो मास्क नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर वो मास्क लगा लेंगे तो ये कैसे पता लगेगा कि वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है, क्योंकि हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर वो सरकार है, तो उनको मास्क लगाने की क्या जरूरत। ये काम उन्होंने बंगाल में भी किया था। खैर, अब उन्होंने बार बार ये जब अब कल फिर नहीं, उन्होंने आज फिर कहा, और रोज वो जयंत चौधरी के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कि अगर पहली चीज, इससे कई चीजें वो होती हैं। उन्होंने एक एक बात कही कि अगर सपा और आरएलडी सरकार बनाते हैं इस इलेक्शन के बाद, तो जयंत चौधरी से कहा कि जयंत भाई याद रखिएगा, आपकी जगह आजम खान उनके बगल में आके बैठ जाएंगे, जयंत के बगल, मतलब अखिलेश के बगल। तो अब इसके 3-4 अर्थ जरा हम लोग समझ लें। पहली चीज, अमित शाह साफ साफ बोलते हैं, इसमें अगर दो राय नहीं है, तो अमित शाह साहब ने अपनी हार स्वीकार कर ली कि बीजेपी हार रही है, क्योंकि ये पहली बार हुआ जहां वो कह रहे हैं कि अगर, मतलब अब ये एलिमेंट आ गया ना कि अगर एसपी और आरएलडी जीत जाती है और सरकार बनाती है, तो आप अखिलेश यादव आपको हटा के अपने बगल में आजम खान साहब को बिठाएंगे। तो पहली चीज तो यह है कि मोर और लेस उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि जैसा वहां माहौल है उससे उनको लग रहा है। अब दूसरी बात यह कि उनको आजम खान से क्या परेशानी है, यह भी समझना चाहिए, क्योंकि आजम खान का नाम बार बार लेते हैं। वो जो बेचारा एक व्यक्ति 2 साल से जेल में है, क्यों नाम लिया उन्होंने? स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य अभी उनको छोड़ के गए हैं, उनसे उनको ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नाम आजम खान का लिया। बातें स्पष्ट है, क्योंकि आजम खान मुस्लिम है। अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेते तो आपको डर था कि कहीं बैकवर्ड आपसे गुस्सा ना हो जाए। जबकि अगर आप वैसे सोचिए,
आजम खान ना आपकी पार्टी में थे, ना आजम खान ने आपको धोखा दिया, ना आजम खान से आपका कोई लेना देना था। आपकी अगर कोई खुंदक थी तो वो आपकी खुन्नस स्वामी प्रसाद मौर्य से थी, नाम उनका नहीं लेंगे। अब दूसरी चीज जरा मुझे ये बताइए कि आजम खान जो वो कह रहे हैं ना जयंत चौधरी से कि वो उनको हटा, अरे भाई वो समाजवादी पार्टी का पार्ट एंड पार्सल है, वो उस पार्टी में है। और मतलब आप आपसे तो कहीं नहीं कहा गया है कुछ भी। आपसे अखिलेश यादव ने तो नहीं कहा ना कि जो आपने अपने यहां लोगों को मंत्री बना रखा है जो बेल पे हैं, जो 302 307 के ऑफेंस में बेल पे हैं, उनको आपने अपने विभाग में मंत्री बना रखा है। तो अखिलेश यादव तो आपसे नहीं कह रहे हैं कि अपराधियों को अपने साथ मत बिठाइए। किसी ने कहा आपसे? किसान आंदोलन वाले आपसे मांग कर रहे हैं कि उनका बर्खास्त कीजिए, लेकिन अखिलेश ने तो ये नहीं कहा। क्योंकि दूसरा, आप अतीक का नाम बार बार ले रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल स्पष्ट है आप क्यों अतीक का नाम ले रहे हैं। अगर अतीक का नाम कल के दिन अमर होता या अशोक होता तब आप नाम नहीं लेते, क्योंकि वो नाम मुस्लिम है, इसलिए आपको लगता है कि नहीं नहीं ये एक हमारे पास जो पुराना है ना हिंदू मुस्लिम इसको करो, तो आप अतीक का नाम ले रहे हैं। क्योंकि अतीक मैं कोई अतीक का मैंने आज तक ना मिला हूं ना वो किया हो, लेकिन मैं एक आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जिसका ये अतीक का नाम ले रहे हैं, जिनको ये अपराधी बता रहे हैं, अपराधी हुए हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ है चार्ज। वो 5 बार के एमएलए हैं, वो एमपी हैं। और इससे ज्यादा एक बात सुन लीजिए, जो अपना दल है ना, जो बिल्कुल इनके साथ साथ चल रहा है, क्योंकि अगर अपना दल अलग हो जाएगा तो बनारस में वो जो कुर्मी बाहुल्य सीट है उसमें मोदी जी की को जीतने में दिक्कत होने लगेगी, इसलिए अपना दल को अपने साथ रखे हुए हैं। उस अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अतीक, जिसका जिसका ये रेफरेंस ले रहे हैं। और अंत में चलते चलते एक बात और, क्योंकि टू बी फेयर टू आजम खान, मैं इसलिए इसको कह रहा हूं। आजम खान साहब के बारे में एक चीज बता दूं, वो कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं वो तो उनके ऊपर मुकदमा है, वो चलेगा नहीं चलेगा। आपके जानकारी के लिए मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, एक आपके यहाँ CR पाटिल साहब है, जिसको आपने गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है अपनी पार्टी का, भाजपा का। जरा गूगल करके देख लीजिएगा उनका इतिहास, वो कहां से शुरू किए तो क्या है। मैंने भी एपिसोड कर रखा है, मैं कोशिश करूंगा अगर वो मिल गया तो लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप ढूंढ लीजिएगा। CR पाटिल क्या थे, कितने अपराध मुकदमे थे, आपके यहाँ क्वालिफिकेशन है इसको वहां पे बिठाने की। वो आपके अध्यक्ष हैं इस समय। अब वो धीरे धीरे आपने सारे केसेस उनके बंद करा दिए। और चलते चलते एक बात आजम खान के बारे में ये बता दूं कि इमरजेंसी में जब आजम खान बंद थे और इस देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपके जो सबसे बड़े नेताजी हैं ना, वो बाहर से जिसमें कोई नहीं देख रहा था, वो चुपचाप बिल्कुल वो करके सबकी मदद कर रहे थे। वो बंद अब नहीं हुए थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल बाहर से बैठ के मैं इमरजेंसी का ऐसा विरोध कर रहा था जो किसी ने नहीं देखा। उन्होंने गुप्त रूप से विरोध किया, लेकिन इन्होंने गुप्त रूप से नहीं किया था, ये जेल में बंद थे। थैंक यू।